हेलो फ्रेंड। मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंकिंग ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी टेट सी टेट और यूपीएसआई की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए मैं जीएस प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही उन क्वेश्चनों का डिटेल भी बताया गया है और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर भी चर्चा की गई है। तो दोस्तों, अगर इस सेट को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ये आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं तो गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य, यास्मीन अबरार। तो दोस्तों, ये सीधा सा क्वेश्चन है। महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं इस समय वो हैं रेखा शर्मा। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो किस भाग, यहां बात की है, भाग पूछा है। जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, स्थानीय स्वशासन होता है, उसका प्रावधान किस संविधान के किस भाग में है? तो वो भाग नंबर होता है 9। भाग 9 में ये प्रावधान दिया गया है। अब इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनको भी हम डिटेल से देखते हैं। और वो क्वेश्चन रहे ये, हमने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया है। इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, भारतीय संविधान, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 में तो आपसे पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन है ही आपका कि किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, तो वो है भाग 9। दूसरा आपसे यहीं से क्वेश्चन बनता है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, तो वो है अनुच्छेद 243। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी पंचायती राज व्यवस्था की जगह वो स्थानीय स्वशासन भी लिख सकता है। दूसरा यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि किस अनुसूची के तहत स्थानीय स्वशासन का प्रावधान है या पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, तो अनुसूची भी पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुसूची 11 में इसका प्रावधान है और इसको स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल नहीं किया गया था। तो 1992 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, या तो पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा संशोधन है, तो वो 73वां संविधान संशोधन है जो 1992 में हुआ था। दूसरा एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, वो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 3 स्तर में बनाई गई है। सबसे निचला स्तर जो होता है, जिसे निम्न स्तर कहते हैं, वो होता है ग्राम सभा, ग्राम स्तर पे। और ये क्या होती है? ग्राम सभा होती है। ठीक है, आप जानते भी होंगे ग्राम सभा। ये इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधान होता है। ठीक, दूसरा दूसरा स्तर होता है मध्यवर्ती स्तर, जिसे क्षेत्रीय पंचायत भी कहते हैं। तो ये क्षेत्र समिति होती है। ठीक है, और तीसरा होता है जिला स्तर पे, जिसको हम जिला परिषद कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन 3 स्तर में डिवाइड है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। तो ये त्रिस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था दी थी, ये किस समिति ने दी थी? तो वो दी थी बलवंत राय मेहता समिति ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था किस समिति के तहत दी गई थी, तो वो है बलवंत राय मेहता समिति। तीनों स्तर, कभी कभी स्तर से पूछ लेता है कि पंचायती राज व्यवस्था में निम्न स्तर पर कौन आता है, तो निम्न स्तर पर आती है आपकी ग्राम सभा। ठीक है, जो ग्राम स्तर पर होती है और इसका अध्यक्ष होता है प्रधान। दूसरा होता है मध्यवर्ती स्तर, इसे क्षेत्रीय पंचायत भी कहते हैं, ये होती है पंचायत समिति। तीसरा स्तर होता है जिला स्तर पे, जो जिला परिषद होती है। ठीक, तो ये तीनों स्तर याद रखिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत 73वें संविधान संशोधन में थी, और जो 74वां संविधान संशोधन है
ये आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। शहरों में भी इसी तरीके से त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की गई है। उसका जब संविधान का निर्माण हुआ था तब ये शहरी स्थानीय स्वशासन इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी 1992 में ही हुआ था। इसी के द्वारा जो है ये व्यवस्था दी गई थी और शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो आपका आंसर ये। अब इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, चलिए हम उन पर चर्चा करते हैं, जिसे पीडीएफ रूप में भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जैसे अभी पूछा था तो शहरी स्थानीय स्वशासन से। अब ये भी इससे और क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद रखिएगा। जैसे इसका प्रावधान किस भाग में है, तो ये भाग 9 का है। देखिए पंचायत व्यवस्था भाग 9 में थी, ये 9 का में है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। किस अनुच्छेद में है, तो 243 ता से लेके 243 या छा तक ये इसका सारा प्रावधान दिया गया है। दूसरा, इसकी अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है, जो अक्सर पूछता है ये किस अनुसूची में ये प्रावधान है, तो 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उसके बाद हम चलते हैं, कुछ त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ये कितनी स्थान स्तरीय है, 3 स्तर पे। तो एक नगर निगम होता है, दूसरा नगर पालिका परिषद होता है और तीसरा नगर पंचायत होती है। तो आपको समझ लेना है कि नगर निगम कहाँ होता है, तो बड़े शहरों में होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में क्या होता है, नगर निगम। बड़े शहरों में नगर निगम बनाया जाता है। नगर पालिका परिषद ये छोटे शहरों में होती है। ठीक, और नगर पंचायत कहाँ होती है, ये परिवर्तित क्षेत्र में होती है। परिवर्तित क्षेत्र का मतलब जो ग्रामीण से नगर में परिवर्तित हो रहा है उसमें होती है ये। ठीक है, तो चलिए ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा मैं, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन पे भी चर्चा करूंगा। तो सारा पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड है और उस पर मैं चर्चा भी करूंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, तो वो इसका जो आंसर है वो तो है डी, सल्फर डाई ऑक्साइड। कौन सी गैस है, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस है। ये जब वर्षा के पानी में घुल जाती है तो हमारा वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, जो मानव जीवन और वनस्पतियों के लिए बहुत हानिकारक होता है, प्राणियों और वनस्पतियों के लिए हानिकारक होता है। तो चलिए इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम चर्चा करते हैं, और वो क्वेश्चन ये रहे। तो इसके बारे में डिटेल देखिए। अम्लीय वर्षा जो होती है ये मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्या होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये मानव जनित है, यानी मानव द्वारा जो प्रौद्योगिकी विकसित की गई है, उद्योगों से निकलने वाली ये गैस है। दूसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, NO2। ये उद्योगों से निकलकर और कहाँ मिल जाते हैं, जलवाष्प, जो वायुमंडल की जलवाष्प है उसमें मिल जाती हैं, और मिलकर क्या करती हैं, पानी के साथ क्रिया करके ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाती हैं, और ये वर्षा के पानी के साथ जमीन पे आके गिरते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये प्राणी और वनस्पतियों सबके लिए बहुत खतरनाक होते हैं। जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर पहुंचता है तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन में था कौन सी गैस मिल जाने से, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनके मिल जाने से गैस जो हमारा जो पानी होता है, वर्षा होती है, वो अम्लीय हो जाती है। और इनके मिलने से क्या बनता है, H2SO4 बन जाता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, जो बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। तो ये आपका लिया गया इंग्लैंड से। अब भारतीय संविधान में कई चीजें अन्य देश के संविधानों से ली गई हैं, उनसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम उन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, जो पीडीएफ रूप में भी आपको प्रोवाइड कराए गए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं अब उससे बनने वाले और क्वेश्चन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या चीजें ली गई, अक्सर आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला है आपके सामने मौलिक अधिकार।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान से और हमेशा के लिए याद कर लीजिए। मौलिक अधिकार पूछता है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, तो वो है अमेरिका के संविधान से। दूसरा, अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन, ये न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है ये भी कहां से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन, थोड़ा इस पर समझते हैं। देखिए, जब किसी कोर्ट में, जैसे आपका हाई कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है, केस चल रहा है, तो हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो आपको लगता है ये निर्णय उचित नहीं है, सही नहीं है, तो आप पुनः याचिका दायर करके हाई कोर्ट से ये कह सकते हैं कि जो न्याय दिया है आपने वो सही नहीं है, कृपया इस पे पुनः ऑब्जर्वेशन करें, इसका पुनः निरीक्षण करें, उसके बाद पुनः रिजल्ट दें। तो जो न्यायालय है वो दोबारा से आपके केस को निरीक्षण करेगा और फिर से आपको न्याय देगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये जो प्रक्रिया है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। दूसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये किस संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है, अगर राष्ट्रपति हमारे संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको पद से बर्खास्त कर सकते हैं, ये काम संसद करती है। तो ये पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ के, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। और संविधान की सर्वोच्चता, आप जानते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च है, तो ये संविधान की सर्वोच्चता का जो प्रावधान लिया गया ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसमें मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर बहुत विशेष करके ध्यान दीजिए। दूसरा आपसे पूछता है संस्थात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये व्यवस्था जो ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, इसको याद। और एकल नागरिकता, अक्सर आपकी एग्जाम में पूछता है एकल नागरिकता कहां से ली गई, तो ये भी ब्रिटेन से ली गई। और संसदीय विशेषाधिकार, तो ये भी आपके ब्रिटेन से लिए गए। तीसरा क्वेश्चन नीति निदेशक सिद्धांत या नीति निदेशक तत्व, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहां से, किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और समवर्ती सूची आप जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तीसरा क्वेश्चन बनता है, कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यानी संविधान में कोई संशोधन हम कर सकते हैं जैसी जरूरत के अनुसार, तो वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और एक है मूल कर्तव्य, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य जो है आपके किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं सोवियत संघ, रूस के संविधान से। उसके बाद संघात्मक विशेषताएं, ये कनाडा के संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ये भी कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो दोस्तों इनको ध्यान से देख लीजिए, आपको सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जाता, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं आपकी एग्जाम में, उन सब पे चर्चा की जाएगी और उसका पीडीएफ फॉर्म भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जो जारी करता है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो अब यहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं, और वो आपके सामने ये रहे जो पीडीएफ फॉर्म में भी है और आपको यहाँ पे डिटेल भी बताएंगे। तो पहला तो वही आपके क्वेश्चन का आंसर लिखा है, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग जारी करता है। ठीक, अब चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं। तो ये 25 जनवरी 1950 में हुई थी, सिर्फ डेट पूछ लेता है, याद रखिएगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद और किस भाग में है। कभी कभी अनुच्छेद पूछ लेता है तो कभी भाग पूछ लेता है, तो अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, ये अनुच्छेद 324 में है और भाग 15 है। दूसरा पूछ लेता है क्या ये एक संवैधानिक निकाय है, तो दोस्तों ये संवैधानिक निकाय है। जब संविधान का निर्माण हुआ था, संवैधानिक निकाय का मतलब जो प्रावधान हमारे संविधान में लिखे हुए हैं उन्हें संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है जो पूछता है। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कार्य से संबंधित, कि इसके कार्य क्या है, तो ये जो राजनीतिक दल होते हैं उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, चुनाव चिन्ह प्रदान करने का काम इसी का है।
और चुनाव करवाता है। चुनाव में जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं सारी व्यवस्थाएं यही करता है, चुनाव करवाने का काम करता है। और जो चुनाव के समय आचार संहिता लगती है उस आचार संहिता को भी ये तैयार करता है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं दोस्तों, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, प्रश्न काल। ठीक है, तो लोकसभा की कार्रवाई का जो प्रथम घंटा होता है, शुरुआत होती है वो प्रश्न काल से होती है। अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं, और उन्हें पे सिर्फ चर्चा ही नहीं करूंगा, उन्हें पीडीएफ रूप में भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो ये रहे। तो देखिए पहला जो लाइन है वो आपके क्वेश्चन का आंसर ही है कि लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं। अब इसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो वो 3 कैटेगरी के पूछे जाते हैं और इनसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है तारांकित प्रश्न, और दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, और तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? इसमें सदस्य संबंधित मंत्री से मौखिक उत्तर चाहता है जिसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जब कोई कार्य होता है तो वो मंत्रालय से संबंधित जो मंत्री होता है वो करवाता है। तो जब संसद में सदन चलता है तो अगर उस काम से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो कोई भी सदस्य पूछ सकता है। तो जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा दिया जाता है। देखिए प्रश्न पूछने से पहले उन्हें लिखा जाता है और लिख के सदन में दिया जाता है। तो अगर जिस पे तारा स्टार बना दिया गया तो उसका मौखिक उत्तर चाहिए और पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं उससे संबंधित। और अगर अतारांकित प्रश्न है तो इसमें उत्तर लिखित रूप में चाहता है सदस्य, मंत्री जो उत्तर देगा वो लिखित रूप में दिया जाता है और इसमें उससे संबंधित कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। अल्प सूचना का जो प्रश्न होता है इसका उत्तर 14 दिन के भीतर मौखिक रूप से देना होता है। तो ये 3 तरह के प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न में सदस्य को मौखिक उत्तर देना होता है, सदस्य जो है संबंधित मंत्री से मौखिक प्रश्न पूछता है और उससे संबंधित कोई और क्वेश्चन है तो उन्हें भी पूरक प्रश्न कहते हैं, वो भी पूछते हैं। अतारांकित जो प्रश्न होते हैं वो लिखित रूप में इनका उत्तर देता है मंत्री और इनसे संबंधित कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अल्प सूचना का जो प्रश्न होता है उसका उत्तर 14 दिन के भीतर में सदस्य चाहता है और मौखिक रूप से मंत्री उसका आंसर देता है। दोस्तों यहाँ अवध नहीं है, यहाँ अवधि है, अवधि समय। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्षा जल संग्रहण क्या है? संग्रहण मीन्स इकट्ठा करना, तो वर्षा जल को इकट्ठा करना ही संग्रहण कहलाता है। तो प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण नहीं होता है, वर्षा जल का जमा और भंडारण। तो क्वेश्चन आपका भी सही है। वर्षा के जल को प्रयोग करने के लिए वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता है, भंडारण किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित है? कार्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क और गिरी नेशनल पार्क। तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क और ये आपका कहाँ है? असम में। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में। और किसके लिए फेमस है? तो इससे और कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो चलिए उन क्वेश्चनों पे हम करते हैं चर्चा। और वो क्वेश्चन है ये, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है यहाँ से, तो वो असम राज्य में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि एक सींग वाला गैंडा किस पार्क में संरक्षित है, तो वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। दूसरा, पार्कों से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कार्बेट नेशनल पार्क, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और भारत का पहला नेशनल पार्क भी कह सकते हैं। एक और यहाँ से पार्क पूछा जाता है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गिरी नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गुजरात में एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है, तो इसका मतलब ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और भारत में एशियाई शेर केवल और केवल इसी पार्क में पाए जाते हैं, गुजरात में। तो ये
क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एशियाई शेर किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो वो गिरी नेशनल पार्क। और एक क्वेश्चन बनता है गिरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा क्रम परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो ऊर्जा का सही क्रम है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक होते हैं दोस्तों पौधे, वनस्पतियां जो होती हैं ये उत्पादक होती हैं, क्योंकि ये अपने भोजन का उत्पादन स्वयं करती हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहते हैं। सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, कौन सी क्रिया करती हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि पौधे किस क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। इस क्रिया के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, उत्पादक। तो पौधे उत्पादक होते हैं। फिर पौधों पर निर्भर होते हैं जो प्राणी, उन्हें कहते हैं उपभोक्ता। ये इस भोजन का उपभोग करते हैं, उपभोक्ता आते हैं। अब उपभोक्ता होते हैं कई तरीके के, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर जब ये मर जाते हैं, ठीक है, तो इनको खाते हैं अपघटक। कौन खाते हैं, अपघटक। और ये क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज कर देते हैं, इनका अपघटन कर देते हैं और ये पुनः मिट्टी बनकर विलीन हो जाता है। तो अपघटक के अंदर कौन आते हैं, इसके अंदर आते हैं कवक और बैक्टीरिया, जिन्हें हिंदी में जीवाणु कहते हैं। ये अपघटक होते हैं। ये क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। तो सही क्रम क्या है, उत्पादक, उत्पादक से उपभोक्ता और उपभोक्ता से कहां जाते हैं, अपघटक में ऊर्जा जाती है। तो ये आपका सही क्रम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस, यहां तो हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हल्की चर्चा करेंगे, लेकिन एक हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि ग्रीन हाउस क्या होता है और ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आप पढ़ते हैं उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे, जिसमें आप जानेंगे ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, क्यों इन गैसों का नाम ग्रीन हाउस गैसें पड़ा। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसका आपका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, लाइकोपिन, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, कैरोटीन। दोस्तों ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं, एंथोसाइनिन 2 बार टाइप कर दिया गया, यहाँ पे एंथोसाइनिन नहीं क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है ये हरा वर्णक होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, इसी के कारण पौधे का रंग हरा होता है। जिस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है पौधे के, उस भाग का रंग हरा होता है। तो हमने तीसरे ऑप्शन को क्लोरोफिल नाम दे दिया है, इसका मतलब आपका ऑप्शन थर्ड सही है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो दोस्तों ये जो भोपाल गैस त्रासदी थी 1984 को हुई थी, दिसंबर में हुई थी, और इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस जो थी वो रिसी गई थी फैक्ट्री से, जिससे बहुत बड़ा हादसा हुआ था, सैकड़ों लोग मर गए थे। तो आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आप जानते हैं कि पौधे प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें वो कहाँ से लेते हैं, तो वो लेते हैं हमारे वायुमंडल से। इसीलिए सरकार जो है पौधों को बहुत बड़ी मात्रा में लगाने के लिए लोगों को उत्साहित करती है, क्योंकि अगर पौधे अधिक रहेंगे तो जो वायुमंडल में उद्योगों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो रही है उसे सोख लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं, और समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और
बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।